वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में अकाउंटिंग बाय लेसी को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज़ एसेट को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी डेप्रिसिएशन या अदरवाइज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है अकाउंटिंग करनी है या इवन रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट की वजह से और पेमेंट की वजह से इस लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं। देन प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है। एंड देन डिस्क्लोजर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट की बात करते हैं। तो इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में जर्नल एंट्री जो कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज पर हमें पास करनी चाहिए, यानी जिस दिन जो एसेट है वो अवेलेबल हो जाता है लेसी को। तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट होगा अपनी कॉस्ट पर। इस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्रेडिट होगा बैंक, जो अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर देते हैं। बाज़ औक़ात इस अमाउंट को आप इनिशियल डिपॉजिट के नाम से कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ये फर्स्ट एनुअल रेंटल होता है या एनुअल फर्स्ट जो पेमेंट होती है लीज़ की वो होती है। जो भी अमाउंट आपने स्टार्ट में पे की है वो अमाउंट बैंक के थ्रू क्रेडिट हो जाएगी। फिर जो बैंक या एक्रूवल क्रेडिट होगा एक और रीज़न की वजह से, दैट इज़ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया जाता है कि लेसी ने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे की हैं या इनकर की हैं और अभी पे नहीं की, तो फिर एक्रूवल को क्रेडिट कर देंगे और पे कर चुके हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट करेंगे लीज लाइबिलिटी को। लीज लाइबिलिटी में क्या क्या शामिल होता है? बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। और फिर इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को, जिसको आई 37 के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये टोटल 5 आइटम्स हैं इस एंट्री में जो मैक्सिमम हो सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो हम नोटिस करते हैं वो सिर्फ 2 आइटम होते हैं कि राइट ऑफ यूज़ एसेट को डेबिट करना है और लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है। वन बाय वन हमने जो 4 नोट्स मेंशन किए हैं उनको डिस्कस करते हैं। नोट 1 है कि कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट इक्वल होती है एग्रीगेशन ऑफ ऑल द क्रेडिट आइटम। तो जब आप फर्स्ट एंट्री पास करते हैं तो जितने भी क्रेडिट आइटम्स होंगे उनके इक्वल आपने राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करना है। IFRS 16 में डिफाइन किया गया है कि राइट ऑफ यूज एसेट इक्वल होता है वो अमाउंट जो ऑलरेडी पेड है, वो अमाउंट जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की पे हुई है, जितने की लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज की जा रही है, और जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की अमाउंट है। इसके बाद जब हम बात करते हैं लीज पेमेंट्स की कि जो अमाउंट ऑलरेडी पेड हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसमें यह है कि एनी लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव। लीज इंसेंटिव का मतलब होता है कि वो पेमेंट्स जो लेसर लेसी के बिहाफ पर कर रहा होता है। तो अगर कोई लेसर हमारे बिहाफ पर कोई इंश्योरेंस के पैसे दे रहा है या कुछ दे रहा है तो वो इसमें से हम लेस कर देंगे और बाकी अमाउंट को करेंगे। अब ये अमाउंट चाहे वो इनिशियल डिपॉजिट के नाम पर हो, चाहे रेंटल के नाम पर हो, चाहे फर्स्ट लीज इंस्टॉलमेंट के नाम पर हो, आपने इसको यहाँ पे क्रेडिट करना है। अब लोन आइटम नोट नंबर 3 की बात करते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल जो लेसी के लिए हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन हम अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो थी कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसर के लिए क्या होती हैं और फिर मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर ने उसको एक्सपेंस बनाना है। तो इसमें शामिल है कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेट्रल, एंड पेमेंट्स मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स टू ऑब्टेन द लीज। तो कमीशन पे किया है, कोई लीगल चार्जेस हैं जैसे लीज के कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई लीज टर्म्स एंड कंडीशन को निगोशिएट करने की कॉस्ट है, कोई कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी जो आपने अरेंज करके दी है, कोई गारंटी वगैरह दी है लीज पर आइटम लेते हुए, या जो ऑलरेडी किराएदार थे उनको कंपनसेशन दिया ताकि वो छोड़ के जाएं और आपको लीज मिल सके। तो इसमें से जो 2 आइटम्स हैं उनके ऊपर आप एक स्टेरिक मार्क देख रहे हैं। ये सिर्फ तब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर होती हैं जब ये कंटीजेंट हो ओरिजिनेशन ऑफ द लीज पर, यानी कि अगर लीज होगी तो ये कॉस्ट लगेगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो तो आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। नोट 4 की बात करते हैं, लीज लाइबिलिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट द कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज द lessee recognizes द लीज लाइबिलिटी फॉर द अनपेड पोर्शन ऑफ पेमेंट, क्योंकि जो ऑलरेडी पे हो चुकी है वो तो हम कवर कर चुके हैं।
एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इफ एनी। अब लीज पेमेंट की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी उसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। डिस्काउंटेड एट द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज और इफ दिस इज नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल द इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरिंग। तो हमारा ये जो फर्स्ट चॉइस होती है डिस्काउंटिंग के लिए दैट इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम लेसिस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करते हैं। अब फिफ्थ आइटम जो है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये IS 37 के मुताबिक रिकॉर्ड होता है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस, IS 37 के मुताबिक जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है यूजिंग एंटिटीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उस एसेट से रिलेटेड जो और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिस्क होता है उसके मुताबिक। तो ये हमारी इनिशियल एंट्री होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम योर एंट्री वुड बी जस्ट राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, जहां पर एडवांस में पेमेंट नहीं हो रही, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लग रही, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नहीं है क्वेश्चन में। बहुत ही कम क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आती है इसमें। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें कि मैक्सिमम एंट्री क्या होगी तो वो ये आपके सामने है, जो इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट पर हम रिकग्नाइज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास दो रेलिवेंट आइटम है, राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लाइबिलिटी। अब राइट ऑफ यूज एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी? जो मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग है वो तो ये कि आप IAS 16 के मुताबिक कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते हैं और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है यूजफुल लाइफ की बेसिस पर IAS 16 के मुताबिक, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है। अगर लीज टर्म के एंड पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, चाहे परचेज ऑप्शन के थ्रू या अदरवाइज, तो वो तो फिर आप यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो आप देखेंगे कि यूजफुल लाइफ और लीज टर्म में से कम टाइम क्या है। दोनों में से जो अर्लियर होगा, जो शॉर्टर पीरियड होगा, उसके ऊपर फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक एसेट की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है और लीज टर्म 6 ईयर्स है और ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो फिर आप ओवर 6 ईयर्स उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और इसकी लॉजिक ये है कि 6 ईयर्स के बाद तो वो एसेट आपके पास होगा ही नहीं, तो फिर आप ओवर 10 ईयर्स उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो वो इनअप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो फिर 6 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन रेलिवेंट नहीं है, फिर आप उसको जितना यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। फर्दर आपको कैरिंग वैल्यू को जो है एडजस्ट करना होता है बेस्ड ऑन एनी री मेजरमेंट्स एज रिक्वायर्ड फ्रॉम रीअसेसमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी। तो राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर जो वैल्यूज का चेंज आ सकता है अगर लीज लाइबिलिटी में चेंजेस आए, लेकिन लीज लाइबिलिटी की ये चेंजेस जो है इनिशियल सिलेबस लेवल के ऊपर नहीं है। जब हम एडवांस लेवल की स्टडीज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो हम वीडियोस डेवलप करेंगे उनके अंदर आपको इन पॉइंट्स के बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा आपने IAS 36 की रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करना है ताकि इम्पेयरमेंट लॉस अगर बनता है तो उसको रिकग्नाइज करें। इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे और फिर अगर इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होकर आता है तो उसकी अकॉर्डिंगली IAS 36 के मुताबिक रिकग्निशन करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कॉस्ट मॉडल ऑफ IAS 16 सिर्फ इज नॉट द ओनली ऑप्शन। ये भी हो सकता है कि आप राइट ऑफ यूज एसेट को IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन मॉडल पर रिकग्नाइज करें। तो अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं तो फिर और आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप सेम क्लास ऑफ जो एसेट्स हैं उनके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लें कि एक एंटिटी अपनी प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल पर जो है प्रेजेंट करती है अंडर IAS 16। तो अगर कोई वो लीज पर प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं तो लीज पर जो राइट ऑफ यूज एसेट होगा उसको भी वो रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर ही स्टेट करेंगे, यानी IAS 16 के साथ उस क्लास ऑफ एसेट की कंसिस्टेंट पॉलिसी को यूज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब आप कोई एसेट लीज पर लेते हैं तो उसे IAS 16 के बजाय IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर एट फेयर वैल्यू मैयर करें। एट कॉस्ट मैयर करेंगे तो वो तो यही सेम एज IAS 16 कॉस्ट मॉडल बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे मैयर करते हैं तो उसके लिए रूल क्या है कि इफ अ लेसी अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी द लेसी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई दैट मॉडल टू राइट ऑफ यूज एसेट दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अगर आपका जो राइट ऑफ यूज एसेट है, जैसे आपने उसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है या रेंटल टू अदर्स के लिए रखा है, तो वो IAS 40 की डेफिनेशन को मीट करता है अगर वो लैंड और बिल्डिंग है। और अगर आप अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पर प्रेजेंट करते हैं तो फिर इसको भी आपको फेयर वैल्यू मॉडल पर ही प्रेजेंट करना होगा। तो एसेट है तो इवेंचुअली डेप्रिशिएट होके वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर कोई लैंड टाइप है तो वो डेप्रिशिएट ऑब्वियसली नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर उसकी फेयर वैल्यू के चेंजेस या रिवैल्यूएशन की वजह से जो गेन और लॉस आएगा वो आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब लीज लाइबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली तो हमने जो कमेंसमेंट डेट पर जो है
रिकॉर्ड की होती है लीज लाइबिलिटी, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड की होती है इंक्लूडिंग गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। सो आफ्टर द कमेंसमेंट डेट लेसी रीमयर्स द लीज लाइबिलिटी, यानी लीज लाइबिलिटी में दो वजह से नॉर्मल चेंजेस आते हैं। रीमयरमेंट उसकी जो रीअसेसमेंट है कि टोटली लाइबिलिटी की अमाउंट ही चेंज हो जाए, वो एक अलग फैक्टर है, या लीज मॉडिफिकेशन एक अलग फैक्टर है, लेकिन जो नॉर्मल चेंजेस हैं रीमयरमेंट के वो दो हैं। नंबर वन के लीज लाइबिलिटी बढ़ जाती है इंटरेस्ट की वजह से, सो इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑन द लीज लाइबिलिटी। तो जब इंटरेस्ट एक्रू होगा तो हमारी लीज लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और हमारी एंट्री भी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा और लीज लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, जब हम पेमेंट करते हैं तो लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम हो जाती है। तो जब हम पेमेंट करेंगे लीज लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। लेकिन सम टाइम ऐसी पेमेंट्स भी हो रही होती हैं जिनको हमने इनिशियल मेजरमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया होता, यानी वेरिएबल लीज पेमेंट्स हो रही हैं और वो पेमेंट्स हमें उस टाइम पर रिकॉर्ड करनी पड़ी हैं, क्योंकि जब स्टार्ट था, कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म था, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कंटीजेंट पेमेंट है एक सर्टन इंडेक्स की बेस पर या किसी रेट की बेस पर, और वो चेंज हो जाता है और फिर हमें वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, उनको भी उस पीरियड में रिकग्नाइज करते हैं जिसमें जिस पीरियड में किसी इवेंट के ट्रिगर होने की वजह से वो पेमेंट हमें करनी पड़ती है। तो आप एक्सपेंस डेबिट करेंगे, पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो बैंक क्रेडिट, नहीं किए अभी तक तो एक्रूवल को क्रेडिट कर देंगे। अब लीज लाइबिलिटी में ये इंटरेस्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा तरीक़ाकार ये होता है कि हम एक शेड्यूल बनाएं, और लीज लाइबिलिटी की जो अल्टीमेट प्रेजेंटेशन होती है वो करंट एंड नॉन करंट के तौर पे करनी होती है। तो पेमेंट के दो किस्म के शेड्यूल बनते हैं, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फुल डिटेल में एक एक अमाउंट की कैलकुलेशन को देखेंगे। तो एक तो पेमेंट इन एरियर्स, यानी जब पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड हो रही होती है तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं पेमेंट की डेट, ओपनिंग बैलेंस जो लाइबिलिटी का होता है, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, पेमेंट लाइबिलिटी को कम करती है तो लेस कर देते हैं, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो अगर हम 2021 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी टोटल लाइबिलिटी है, और जो 2021 का इंटरेस्ट कॉलम है वो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस बता रहा है। जो नेक्स्ट ईयर के एंड पर लाइबिलिटी रह जाएगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि एक साल के बाद जो लाइबिलिटी बच जाएगी वो नॉन करंट है। और टोटल लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है जी करंट लाइबिलिटी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है। तो एक साल आगे तक का शेड्यूल बनाते हैं ताकि करंट और नॉन करंट को आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट्स इन एरियर्स ना हो रही हों, पेमेंट्स इन एडवांस हो रही हों। तो पेमेंट्स इन एडवांस हो रही होंगी तो हमारे शेड्यूल में पेमेंट डेट, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि पेमेंट पहले हो रही है तो पेमेंट का कॉलम बन जाएगा। फिर हम नेट बैलेंस ले लेंगे या सब टोटल कह देते हैं इसे, कि पेमेंट लेस करके जो बैलेंस आता है उस पे हम इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अगर हम 2021 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2021 वाले ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी टोटल लाइबिलिटी है, उस साल में जो इंटरेस्ट कॉलम है वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस शो कर रहा है, और उससे नेक्स्ट ईयर का जो पेमेंट के बाद का बैलेंस है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, और नेक्स्ट ईयर में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या नोट्स में आपने राइट ऑफ यूज एसेट को कैसे रिफ्लेक्ट करना है। नंबर वन तरीका तो इसका ये होता है कि आप राइट ऑफ यूज एसेट को सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम अदर एसेट्स, यानी जो आपके खुद ऐसे एसेट्स हैं जो ऑनरशिप में हैं, जैसे हमारे पास वो लैंड और बिल्डिंग है जो हम ओन करते हैं वो अलग, और जो राइट ऑफ यूज एसेट है वो अलग। या दूसरा तरीकेकार ये होता है कि हम राइट ऑफ यूज एसेट को विद इन द सेम लाइन आइटम इंक्लूड कर देते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग के साथ ही शामिल कर देते हैं, और फिर ये डिस्क्लोज कर देते हैं कि किस लाइन आइटम में राइट ऑफ यूज एसेट इंक्लूडेड हैं। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में शामिल कर दिए, और फिर हम बता देते हैं कि इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इतने जो आइटम्स हैं वो राइट ऑफ यूज एसेट वाले हैं। ये रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होती, जिसे हमने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करती है और उसे हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ही जो है शो करना होता है, तो उसको तो उसके साथ ही इंक्लूड किया जाता है।
लीज लाइबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं सेपरेटली फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज़, यानी बाकी लाइबिलिटीज़ अलग लिखें और इसको अलग लिखें। लेकिन ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इसको और लाइबिलिटीज़ के साथ कंबाइन करके शो करते हैं, जैसे बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि लीज लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको सेपरेटली डिस्क्लोज़ किया जाए, तो आप कंबाइन अगर शो करते हैं, स्टिल यू वुड डिस्क्लोज़ कि किस लाइन आइटम में वो शामिल हैं, यानी कौन सी ट्रेड एंड अदर पेबल में आपने उनको शो किया है, या शॉर्ट टर्म बोरिंग के साथ उन्हें कंबाइन किया है, या आपने उन्हें अदर लाइबिलिटीज़ की लाइन आइटम के अंदर कंबाइन किया, वो आप डिस्क्लोज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन दो रेलिवेंट एक्सपेंस होते हैं। इनको आपने एज अ सेपरेट शो करना है। इंटरेस्ट को एज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट शो किया जाएगा, जबकि डेप्रिसिएशन आप वहाँ पे ही रिकग्नाइज करेंगे जहाँ आप अपने बाकी एसेट्स की करते हैं। जैसे अगर आप प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकग्नाइज करते हैं, तो वहीं पर करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट की डेप्रिसिएशन भी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात करें तो जो हर पेमेंट होती है उसके अंदर कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होता है और कुछ प्रिंसिपल पेमेंट होती है। तो प्रिंसिपल पेमेंट जो होगी उसे तो आप अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्रेजेंट करेंगे कि फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें आप IAS 7 के नॉर्मल रूल्स अप्लाई करेंगे, यानी अगर आप अपने बाकी जो इंटरेस्ट होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं तो इसको भी ऑपरेटिंग में शो करें, और अगर उसको फाइनेंसिंग में शो करते हैं तो इसको भी फाइनेंसिंग में शो करें। लेकिन जो शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू एसेट की लीजेज हैं उनकी अकाउंटिंग क्योंकि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू आइटम की लीज को कवर कर चुके हैं, क्योंकि वो नॉर्मल रेंटल अकाउंटिंग है कि आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट का अगर कुछ डिफरेंस हो तो वो एक्रूवल या प्री पेमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म लो वैल्यू एसेट या वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो होती हैं, जो नॉर्मल ये जो लीज लाइबिलिटीज़ हम पढ़ रहे हैं इनकी मेजरमेंट में शामिल नहीं होती, उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर्स की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और जिस तरह से FR2 के लेवल पर ख़ासतौर पे जो डिस्क्लोजर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जी डिस्क्लोजर नोट बना दें। A lessee shall disclose information about its leases for which it is a lessee in a single note or separate section in financial statement। तो यानी लीज पर आपने सेपरेट डिस्क्लोजर नोट बनाना है, इसे किसी और चीज़ के साथ जो है ना बीच में करके शामिल नहीं करना। However, a lessee need not duplicate information that is already presented elsewhere in the financial statement, provided that the information is incorporated by a cross reference in the single note or separate section about leases। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्क्लोजर दे चुके हैं तो आपको दोबारा उस लीज के नोट में उस फाइनेंस कॉस्ट का डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली फाइनेंस कॉस्ट का लिख कर रेफरेंस लिख दें कि नोट नंबर 5 में फाइनेंस इससे रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट के डिस्क्लोजर गिवन है। तो इसी तरह अगर आपने ओवरऑल लाइबिलिटी से रिलेटेड अपने कोलेटरल्स किसी एक जगह पर डिस्क्लोज कर दिए हैं तो आप लीज के नोट में सिर्फ ये मेंशन कर देंगे कि नोट नंबर 27 में इस कोलेटरल से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं, तो क्रॉस रेफरेंस कर दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रेफरेंस ये है कि टेबुलर फॉर्मेट में डिस्क्लोजर दें, यानी नरेशन के बजाय एक होता है पैराग्राफ लिख दिया उस पर, तो पैराग्राफ ना लिखें, उसको स्टेप वाइज एक जो टेबल बनाकर इन्फॉर्मेशन दें। A lessee shall provide the disclosure specified in a tabular format unless another format is more appropriate. Amount disclosed include costs that a lessee has included in the carrying amount of another asset during the reporting period। तो उसमें जिस तरह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और किसी एसेट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाने के बजाय आप किसी और एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि जब एक एसेट दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल होता है तो पहले एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो दूसरे एसेट की कॉस्ट में शामिल होती है जितनी रेलिवेंट हो, तो वो अमाउंट भी आपने बतानी है। इसके अलावा दूसरे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स भी जो डिस्क्लोजर्स की हैं वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने राइट ऑफ यूज एसेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करता है और ऐसे क्लासीफाई किया तो आप IAS 40 की जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक वो रिफ्लेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप रिवैल्यूड एसेट को मैयर करते हैं एट रिवैल्यूड अमाउंट और I16 अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन I16 की रिक्वायरमेंट है कि रिवैल्यूशन में आपने बताना है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूशन क्या थी, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज अपॉइंटेड और नॉट, तो ये इन्फॉर्मेशन और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन I16 के मुताबिक भी आप डिस्क्लोज करेंगे। जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकली जो बाकी स्टैंडर्ड्स तो अलग बात है, लेकिन IFRS 16 की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक अमाउंट्स टू बी डिस्क्लोज की, तो उसमें एक लेसी को रिपोर्टिंग पीरियड के लिए ये 10 इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करनी है।
डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो राइट ऑफ यूज एसेट पे चार्ज की है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लीज लाइबिलिटी पे रिकॉर्ड किया है, शॉर्ट टर्म लीजेस का एक्सपेंस, लेकिन इसमें अगर कोई लीज ऐसी है जो 1 मंथ से भी कम की है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह लो वैल्यू एसेट्स की जो लीजेज होती हैं उनका एक्सपेंस, लेकिन इसमें ऐसी लीजेज शामिल नहीं होंगी जो शॉर्ट टर्म भी हों और लो वैल्यू भी हों। लाइक अगर हम कहते हैं कि जी एक आइटम है वो लो वैल्यू भी है और उसकी लीज भी 10 महीने की थी सिर्फ, तो लेस देन 12 मंथ थी, तो उसको भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत यहाँ पर इस एक्सपेंस में वो शामिल नहीं होगा। एक्सपेंस जो वेरिएबल लीज पेमेंट से रिलेटेड हो, जो कि हम ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी में हमने शामिल नहीं किया होता। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, सब लीजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खुद एसेट लीज पर लिया हुआ है और आगे किसी और को लीज पर दे देते हैं, और ये एक कोई ऐसा जो है ना अनकॉमन सिचुएशन नहीं है। ये अक्सर बिल्डिंग्स में ऐसे होता है कि आप एक पूरा शॉपिंग मॉल जो है वो लीज पर ले लेते हैं और आगे एक एक शॉप आगे रेंट पर दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने खुद एक एसेट लीज पर लिया हुआ और आगे आप उसे सब लीजिंग कर रहे हैं, तो सब लीजिंग से जो इनकम आ रही है वो भी बताएंगे। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस, लीजेस के लिए जो टोटल कैश आउटफ्लो है, ये जब हम पेमेंट बता देते हैं कि जी हमने टोटल पेमेंट इस पीरियड में इतनी की है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये कैश फ्लो के अंदर भी आ रहा होता है। एडिशन टू राइट ऑफ यूज एसेट ड्यूरिंग द ईयर जो हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ये था, एडिशन ये था, उसके बाद क्लोजिंग ये है, तो ये आप बताएंगे। डेप्रिसिएशन भी इस तरीके से आप बता रहे हैं। और सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन जो हम बाद के एक लेक्चर में कवर करेंगे, एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो ये उस पर सेल एंड लीज बैक पर गेन और लॉस के रूल्स हैं IFRS 16 के, जो कि नॉर्मल जो IFRS 15 है हमारा रेवेन्यू इन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, उससे डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक इसके गेन और लॉसेस भी डिस्क्लोज किए जाते हैं। और कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बतानी है, हर क्लास की अलग, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की अलग, प्लांट एंड मशीनरी की अलग, एंड सो ऑन। फिर एक डिस्क्लोजर्स जो हमें अक्सर कॉमनली एग्जाम के अंदर जिसका डाटा अवेलेबल होता है और हमें बनाना होता है न्यूमेरिकल नेचर का, दैट इज़ मैच्योरिटी एनालिसिस। IFRS 16 की रिक्वायरमेंट तो ये है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ लेसी, जो हमारा लीज लाइबिलिटी है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अंडर लीज अरेंजमेंट रिक्वायर्स अ मैच्योरिटी एनालिसिस दैट इज डेल्ट बाय IFRS 7। IFRS 7 का टाइटल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स। तो अकॉर्डिंग टू IFRS 7, लेस इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर लीज पेमेंट विदाउट डिस्काउंटिंग, यानी आपने सिंपली जो अमाउंट पे करनी है वो बतानी है, प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। फर्दर जो B11 पैराग्राफ है एप्लीकेशन गाइडेंस का IFRS 7 में, वो ये रिक्वायर करता है कि मेच्योरिटी एनालिसिस जो बनाना है उसमें जो टाइम बैंड्स हैं, यानी कि 0 to 1 ईयर, 2 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर, इस तरह के जो टाइम बैंड्स हैं वो लेसी अपनी जजमेंट यूज़ करे। तो जो दो कॉमनली जजमेंट्स हम देखते हैं अक्सर प्रैक्टिकली वो इस टाइप की होती हैं। एक मेच्योरिटी एनालिसिस ये बनता है जिसमें आप हर साल को अलग शो करते हैं, अप टू 5 ईयर्स, और फिर मोर देन 5 ईयर्स को आप एक क्यूमुलेटिव अमाउंट के तौर पर शो कर देते हैं। ये ज़रा बेहतर रहता है क्योंकि लेसर का भी हम ऐसा ही मेच्योरिटी एनालिसिस बनाते हैं। तो अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं तो इसमें आसानी ये रहेगी कि लेसर और लेसर का एक जैसा बना रहे होंगे, तो कन्फ्यूजन राइज होने के जो मार्जिन हैं वो कम है। लेकिन एक अल्टरनेटिव भी है जो प्रीवियस IAS 17 के अंदर भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, वो भी ऐसी ही थी, लेस देन 1 ईयर, 2 to 5 ईयर्स, और मोर देन 5 ईयर्स। ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम सेविंग है, लेकिन लेसर में ये वाला अलाउड नहीं होता जो हम सेकंड वन देख रहे हैं, तो फर्स्ट वन अलाउड होता है। इसलिए अगर इसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे लेसी और लेसर दोनों में, तो कन्फ्यूजन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। लास्ट डिस्क्लोजर के कुछ आइटम्स में शॉर्ट टर्म लीजेस की जो कमिटमेंट्स एंड पोर्टफोलियो होती हैं उस पर डिस्क्लोजर देना एक ज़रूरी है, जो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में है। और ख़ास तौर पर आपने बताना है कि lessee shall disclose the amount of its lease commitment for short-term leases accounted if the portfolio of short-term lease to which it is committed at the end of reporting period is dissimilar to the portfolio of short-term leases to which the short-term lease expense disclosed। आपका जो लास्ट ईयर का एक्सपेंस है वो ज़रा डिफरेंट पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है, और एंड ऑफ पीरियड पर जो आपका पोर्टफोलियो है वो उससे डिफरेंट है, तो आपको ये डिस्क्लोजर देना। अगर आपकी जैसे शॉर्ट टर्म लीजेस पहले चल रही थी वैसे ही अभी भी चल रही हैं, तो फिर आपको इस डिस्क्लोजर की ऐसा ज़रूरत नहीं है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स टू मीट डिस्क्लोजर ऑब्जेक्टिव। डिस्क्लोजर ऑब्जेक्टिव ये है कि यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिसकी बेस पर वो लीज के उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज पर जो इम्पैक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। सो
द एडिशनल फॉर्मेशन में इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, यानी ये जो आइटम्स हैं ये आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो आप बिल्कुल उसे भी देंगे। तो नेचर ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज़ लेसी की जो हैं वो बताएंगे, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज बताएंगे जिस पे लेसी जो है पोटेंशली एक्सपोज्ड है, क्योंकि आपको जो रेंटल्स देने हैं वो एक कैश आउटफ्लो है और फ्यूचर में वो कैश आउटफ्लोज आपके लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। खास तौर पे इस एक्सपोजर में जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स देनी पड़ सकती हैं, एक्सटेंड हो गई लीज तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, टर्मिनेट ना हुई लीज तो फिर क्या देना पड़ेगा, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी में कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। ऐसी लीजेस जो अभी शुरू नहीं हुई उनकी अकाउंटिंग भी अभी आपने शुरू नहीं की लेकिन आप एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, तो लीजेस नॉट येट कमेंस टू विच द लेसी इज कमिटेड, उनके बारे में बताएंगे। फिर रिस्ट्रिक्शंस और कॉवेनेंट इम्पोज्ड बाय लीजेस, बाज़ लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप मजीद अगले 3 साल तक लोन नहीं ले सकते या इससे ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं ले सकते। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस और कॉवेनेंट्स भी एग्रीमेंट की क्लासेस को कहते हैं। इसी तरह अगर कोई आपने सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स की हैं तो उनके बारे में आपने बताना है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक आइटम आप सेल करते हैं, वही वाला आइटम आप दोबारा लीज पर ले लेते हैं। और a lessee that accounts for short term leases or leases of low value assets using recognition exemption, recognition exemption का मतलब ये है कि लेसी जो है वो जो नॉर्मल अकाउंटिंग हमने पढ़ी है कि राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करना है, लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, वो अप्लाई नहीं कर रहे होते और सिंपल रेंटल अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो ये फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट के लिए एग्जेम्पशन यूज कर रहे हैं और नॉर्मल अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये लेसी से रिलेटेड कंप्लीट हमारी अकाउंटिंग थी बेसिक लेवल पे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है एक्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग एक्वायरिंग अ मशीन। इट हैज़ टू ऑप्शन, कैश परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 11,420,000 11.42 million और अ लीज। The terms of the lease are as follows. The lease period is for 4 years from 1st January 2016 and with an annual rental of rupees 4 million, payable on 31st December each year. The lessee is required to pay all repairs, maintenance and other incidental costs, which shows के जो risk है वो lessee का है ज़्यादा. Interest rate implicit in the lease is 15% per annum. Estimated useful economic lifespan of the machine is 4 years. तो यही मशीन की लाइफ है, पूरी लाइफ के लिए मशीन जो है वो लीज पर ली जा रही है. Prepare a schedule of the allocation of the finance charges in the books of X Limited for the entire lease period. यानी पूरे 4 साल के लिए हम ये एक शेड्यूल डेवलप कर लेंगे, जो सिंपल लीज शेड्यूल हम बनाते हैं वही बनाएंगे. प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016. अब रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स की है, लेकिन हम एक स्टेप आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे. अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि अपेरेंटली क्योंकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज भी गिवन और एसेट की कैश परचेज प्राइस यानी फेयर वैल्यू भी गिवन है, तो यही लीज लाइबिलिटी की अमाउंट होगी. लेकिन जो प्रॉपर वे है लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने का वो ये है कि हम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और उस अमाउंट पर लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करें और फिर राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉर्ड करें. क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है और ना ही कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वगैरह है. तो इसका मतलब है कि लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पर इक्वल होंगे. तो हम स्टेप वाइज चलते हैं और पहले हम पार्ट ए की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. सो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमने लीज लाइबिलिटी का शेड्यूल बनाना है जिसमें एलोकेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस शो हो और पेमेंट इन एरियर्स है. तो हमारा जो शेड्यूल बनता है उसके हमारे टोटल 5 कॉलम्स होते हैं. सबसे पहले हम पेमेंट डेट लिखते हैं, उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी लिखेंगे, देन इंटरेस्ट के लिए रेट हमें 15% दिया हुआ है, फिर हम पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे एंड देन क्लोजिंग बैलेंस आएगा. डेट के अलावा हमारे जितने भी आइटम्स हैं ये रुपीज़ में शो होंगे.
तो हम इसमें बॉर्डर भी यूज़ कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि पेमेंट की जो डेट्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई हैं कि 31 दिसंबर को पेमेंट होनी है और टोटल 4 पेमेंट्स होनी है। तो ये चारों पेमेंट्स हम मेंशन कर सकते हैं और पेमेंट की अमाउंट भी क्वेश्चन के अंदर हमें 4 मिलियन की गिवन है, तो ये वैल्यूज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो एक तो हम इसको फेयर वैल्यू के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा वो ये होगा कि इसको हम खुद कैलकुलेट कर लें। सो लेट्स हैव अ कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए, तो लीज रेंटल जो है हमारे पास दैट इज गिवन 4 मिलियन का, और एन्यूटी फैक्टर 4 ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे 15% पे। तो एन्यूटी फैक्टर का हम फार्मूला यूज करेंगे 4 ईयर्स के लिए, 1 और डिवाइड बाय 15% और अदरवाइज 0.15। तो हमारे पास जो डिस्काउंट फैक्टर इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा दैट वुड बी 2.8550। और जब हम लीज रेंटल और एन्यूटी फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है, ऑल पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, दैट इज़ 11,420,000, जो कि मैच हो रही है। लेकिन प्रॉपर वे यही है कि हम इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करें। अब ये वैल्यू जो है हम ऊपर अपने शेड्यूल के अंदर यूज़ कर लेंगे और अब हम शेड्यूल की मजीद फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पर हम 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 17,13,000। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट वुड बी 9133,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। अब इस 2017 में 9133,000 पे 15% इंटरेस्ट लेंगे तो दैट इज़ 136,950। इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 650,2950। यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इस ओपनिंग बैलेंस पर वंस अगेन 15% इंटरेस्ट लेकर ऐड करेंगे, पेमेंट ऑफ 4 मिलियन को लेस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2018 आ जाएगा 347,8393, विच वुड बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर 2019। 2019 में हमारे पास जो इंटरेस्ट की वैल्यू बनेगी दैट वुड बी 521,608। थोड़ा सराउंडिंग ऑफ का इफेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया है क्योंकि इंटरेस्ट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू लेते हुए थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। तो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट के अंदर हम थोड़ा सा इम्पैक्ट वो ले सकते हैं 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ तक का। और अब अगर आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2019 में इंटरेस्ट को ऐड करें और पेमेंट को लेस करेंगे तो आपके पास जो नेट बैलेंस आएगा वो बिल्कुल पॉइंट्स में आएगा, इन अदर वर्ड्स दैट वुड बी ज़ीरो। सो ये पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमें लीज लाइबिलिटी का शेड्यूल बनाना है और एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमारा ओवर 4 ईयर्स, वो ये अमाउंट हमारे पास आ गई कि ये नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर हम ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे होंगे। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, लेकिन हम साथ के साथ एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बना देंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2016 रुपीज़ के अंदर वैल्यू लेंगे। अब इसमें जो हमें रेलिवेंट हमारे एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं एक लीज के क्वेश्चन में, ख़ास तौर पे लेसी के एंगल से हम देखें, जिस तरह एक्स लिमिटेड जो है वो लेसी है, तो हमारे पास सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट हमें शो करना है जिसमें हम राइट ऑफ यूज एसेट को शो करेंगे। फिर हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ शो करनी है जिनमें हम लीज लाइबिलिटी का वो पोर्शन शो करेंगे जो 12 मंथ के बाद पेबल होगा। और फिर इसी तरीके से हमने करंट लाइबिलिटीज़ शो करनी है, इनमें भी हम लीज लाइबिलिटी शो करेंगे जो विद इन 12 मंथ पे होनी है। और फिर हम प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आ जाते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो इसके अंदर हमारे दो एक्सपेंसेस होते हैं लीज में लेसी के परस्पेक्टिव से टिपिकल, दैट इज़ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम एसेट्स रिलेटेड अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो एसेट इनिशियली रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना ही कोई एडवांस पेमेंट है, ना ही कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है और ना ही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, तो राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी इनिशियल सेम वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगी। तो जिस तरह से लाइबिलिटी हमारी 11,420,000 पे रिकॉर्ड हुई थी, एसेट भी हम इतने पे ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी एसेट में से
हमें डेप्रिसिएशन भी लेस करनी है। डेप्रिसिएशन की तरफ आते हैं तो 11,420,000 का एसेट है, उसकी 4 ईयर्स की लाइफ क्वेश्चन के अंदर हमें बताई भी है। तो ओवर 4 ईयर्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 2855,000। अब हम ये डेप्रिसिएशन जो है ये लेस कर देते हैं एसेट की कॉस्ट में से, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एसेट जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करनी होगी, 8565,000। अब लाइबिलिटीज़ की तरफ आते हैं और इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास पार्ट ए से हमें मिल जाएगी। हमारा 2016 का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 1713,000। तो ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में शो कर देंगे। उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ को हमने शो करना है तो उसमें हम एंगल इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो पार्ट ए की तरफ चलते हैं तो हमारी टोटल लाइबिलिटी असल में 9133,000 है, लेकिन एक साल के बाद हमारी लाइबिलिटी रह जाएगी 6502950। सो ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा जो लाइबिलिटी है वो एक साल के बाद 6502950 होगी। तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसे हम अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी में शो कर देंगे। अब बात आती है कि करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। तो जब हमें टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू भी पता है और नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू भी पता है, तो टोटल लाइबिलिटी में से जब हम नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो जो बाकी लाइबिलिटी होगी वो करंट लाइबिलिटी होगी। सो हमें टोटल लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी की फिगर चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वुड बी करंट लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी दैट इज 2630050। अगर आप नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटी दोनों का टोटल करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू आर टोटल लाइबिलिटी, which is our liability at the end of 2016 on 31st December 2016. सो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, उसके अंदर हमने प्रॉफिट और लॉस के भी एडिशनल एक्सट्रैक्ट्स बना दिए। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होने के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड। क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 जुलाई 2014 Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. Detail of lease are as follows. Cost of machine 20 million. Lease term and useful life is 4 years and 10 years respectively. Installment of rupees 5.8 million is to be paid annually in advance. The interest rate implicit in the lease is 15.725879%. At the end of lease term, MTL has option to purchase the machine on payment of rupees 2 million. The fair value of machine at the end of lease term is expected to be rupees 3 million. और फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये रीजनेबली सर्टन है कि लेसी इस मशीन को का जो परचेज ऑप्शन है वो उसको एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि वो उसके लिए फाइनेंशियली फेवरेबल है कि 3 मिलियन की फेयर वैल्यू जिस चीज़ की एक्सपेक्टेड है वो उसे 2 मिलियन में मिल रही होगी। तो इट मीन्स के इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल टू हिम कि वो इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। सो इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। MTL depreciate the machine on straight line method. It has a nil residual value. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 30th June 2016 along with comparative figures. Ignore taxation. So along with
कंपैरेटिव का मतलब ये है कि हम 2015 का डाटा भी बना रहे होंगे और 2016 का भी। 1 जुलाई 2014 से शुरू हो रहा है, तो पहला साल 30 जून 2015 पर एंड हो रहा है और दूसरा साल 30 जून 2016 पर एंड हो रहा है। तो हम बेसिकली 2 ईयर्स तक के डाटा को अपनी जो है एक्सटेट्स में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। वर्किंग के लिए आप ये जहन में रखें कि लीज टर्म जो है दैट इज़ 4 ईयर्स, इंस्टॉलमेंट 5.8 मिलियन की है और इन एडवांस पेमेंट हो रही है। इंटरेस्ट रेट 15.725879% गिवन है और बार्गेन परचेज ऑप्शन है फॉर 2 मिलियन। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लीज शेड्यूल बना लेंगे और पेमेंट इन एडवांस है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो पेमेंट डेट, ओपनिंग बैलेंस, फिर जो हम पेमेंट कर रहे होंगे, नेट बैलेंस, इंटरेस्ट और फिर क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले हमारी जो 1 जुलाई 2014 को, क्योंकि एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है और एडवांस में पेमेंट है, तो सबसे पहले तो हम इस डेट पर बात करेंगे 1 जुलाई 2014 पर। अब लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये तो बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मशीन 20 मिलियन है, लेकिन क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स भी 20 मिलियन है या नहीं, इसको हमें चेक कर लेना चाहिए। बेहतर ये होता है क्योंकि बाजू का अमाउंट डिफरेंट होती है और IFRS 16 के मुताबिक हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेनी चाहिए अगर वो कॉस्ट से डिफरेंट भी है। तो हम अपनी वर्किंग में इसके लिए एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू या एन्युटी फैक्टर ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें हमारी एक तो जो पहला रेंटल पे होना है एडवांस में, वो हम सेपरेट लेंगे, दैट इज़ 5.8 मिलियन। इसका PV फैक्टर 1 होगा क्योंकि जो आप बिल्कुल स्टार्ट में पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट शामिल नहीं है। उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट भी कर लें तो क्योंकि n 0 होगा तो पावर जब 0 हो तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। सो 5.8 मिलियन इंटू 1, 5.8 मिलियन ही आ जाएगा। फिर हमारे 3 रेंटल्स विच इज़ रेंटल नंबर 2 to 4 भी पे होंगे और वो भी 5.8 मिलियन के हैं। इनके लिए क्योंकि ये तीन एक इक्वल रेंटल्स हैं तो इनके लिए हम एक एन्यूटी फैक्टर अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास रेट गिवन है 15.725879%। उसके हिसाब से 3 साल का एन्यूटी फैक्टर हम अप्लाई कर देंगे और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 13.08915 मिलियन। इसके बाद परचेज ऑप्शन है, उसकी भी पेमेंट रीजनेबली सर्टन है क्योंकि फेयर वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगी। तो 2 मिलियन की पेमेंट का जो कैश फ्लो है वो परचेज ऑप्शन के लिए भी होना है। अब ये क्योंकि 4th ईयर के एंड पर होना है तो हम 4th ईयर का PV फैक्टर लेंगे और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1115085। अब सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ जो हमने इंडिविजुअल आइटम्स कैलकुलेट किए हैं उनका टोटल कर लेते हैं एंड दैट वुड बी 20 मिलियन। तो अब ये हमारा प्रूव हो गया कि जो कॉस्ट थी उतनी ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी है और अब हम इस अमाउंट से इजीली शेड्यूल शुरू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 20 मिलियन से। अब पेमेंट क्योंकि एडवांस में हो रही है तो पहले हम पेमेंट को इंक्लूड कर लेंगे 5.8 मिलियन और हमारा जो बैलेंस है वो बाकी बच जाएगा 14.2 मिलियन का। इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 15.725879% के हिसाब से, दैट इज़ 22333075। इंटरेस्ट को ऐड करके हमारा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 16,433,075। ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और नेक्स्ट पेमेंट हमारी 1 जुलाई 2015 को होनी है, दैट इज़ 5.8 मिलियन। पेमेंट करने से हमारा नेट बैलेंस रिड्यूस होकर आ जाएगा और फिर हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट इसी अमाउंट पर हमारा कैलकुलेट होगा 10,633,075 पर। इंटरेस्ट ऐड करके हमारी जो लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी दैट वुड बी 12305,219 जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। नेक्स्ट पेमेंट हमारी 1 जुलाई 2016 को होगी 5.8 मिलियन की, जिसके बाद हमारा नेट बैलेंस कम होकर 6505219 रह जाएगा। इस पर हम इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी 1023003 और इंटरेस्ट ऐड करके हमारी लाइबिलिटी जो है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7528222 which would become the opening balance of
नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट हमारी पेमेंट होनी है 1 जुलाई 2017 को, और दैट इज़ अगेन 5.8 मिलियन। ये हमारी लास्ट रेंटल पेमेंट है क्योंकि 4 ईयर की लीज टर्म है। और अब हमारा जो नेट बैलेंस है वो बाकी बच जाएगा 1728222। इस पर हम इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे 15.725879% के हिसाब से, एंड दैट वुड बी 271778, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2 मिलियन। अब रेंटल्स की पेमेंट तो हो गई है, लेकिन क्योंकि परचेज ऑप्शन भी बार्गेन परचेज ऑप्शन है, क्योंकि रीजनेबली सर्टन है कि एक्सरसाइज होगा, तो वो 4th ईयर के एंड पर होगा। दैट वुड बी 30 जून 2018। और उस टाइम पर हमारे ये जो 2 मिलियन का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, ये इस साल के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा इस पेमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और जब ये 2 मिलियन की पेमेंट हो जाएगी तो हमारा बैलेंस ज़ीरो बच जाएगा। सो यहाँ पर जो 2 मिलियन की पेमेंट के साथ 30 जून 2018 को जो लीज लाइबिलिटी है वो टोटली ख़त्म हो जाएगी, और बाकी लाइबिलिटी हमारी जस्ट ज़ीरो की बच जाएगी। तो ये शेड्यूल बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हमें 2 ईयर्स के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं और साथ ही हमें रेलिवेंट नोट्स भी बनाने हैं। सो 2015 का डाटा पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर 16 का डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे। मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, और हमें जो डाटा डेवलप करना है वो 2016 के साथ कंपैरेटिव डाटा भी बनाना है 2015 का। तो हमें जो फिगर्स शो करनी होती हैं दैट इज़ बेसिकली डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, लेकिन हम अभी जो है उनको सिर्फ लिख लेते हैं और फिर फिगर्स की तरफ बाद में चलेंगे। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स एज सच स्पेसिफिकली डिमांडेड नहीं है, लेकिन उनको बनाने से हमें अपनी रेलिवेंट फिगर्स भी मिल जाती हैं और कंप्लीशन का भी आइडिया हो जाता है। तो एज अ स्टडी इसको आप जो है इंक्लूड कर लें अपने पास। मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2016। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स को शो करना है, जिसमें हम राइट ऑफ यूज़ एसेट रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को शो करना है, जिसमें हम लीज लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट करेंगे, और लीज लाइबिलिटी का करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी जो अमाउंट है वो भी शो की जाएगी। फर्दर जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हम नोट्स के अंदर डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है राइट ऑफ यूज़ एसेट की बात कर लेते हैं। तो एसेट लीज लाइबिलिटी के इक्वली रिकॉर्ड होता है, तो 20 मिलियन का हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट से रिलेटेड हम एक नोट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर एसेट की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डेप्रिसिएशन और फिर क्लोजिंग बैलेंस जो जून 30 पर होगा। अब 2015 से बात स्टार्ट होती है, तो 1 जुलाई 2014 जो है वो 30 जून 2015 के लिए ओपनिंग टाइम है। इस टाइम तो हमारे पास एसेट नहीं था ओरिजिनली। फिर हमने 20 मिलियन का एसेट लीज पर एक्वायर किया और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी इस पर देखते हैं कि जो लाइफ है यूजफुल लाइफ वो क्वेश्चन में 10 ईयर्स गिवन है। ये लाइफ लीज टर्म से ज़्यादा है, तो क्या हम ज़्यादा यूज़फुल लाइफ यूज़ कर सकते हैं? जनरली तो हम शॉर्टर ऑफ यूज़फुल लाइफ एंड लीज टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अल्टीमेटली ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी है तो हम यूज़फुल लाइफ को यूज़ करेंगे और लीज टर्म की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इग्नोर कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन ओवर 10 ईयर्स चार्ज होगी। सो डेप्रिसिएशन अगर हम रिकॉर्ड करते हैं 20 मिलियन डिवाइड बाई 10 ईयर्स, तो हमारी 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन एक साल की कैलकुलेट हो जाएगी। 2015 में भी यही होगी, 2016 में भी यही होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो 2 मिलियन की अप्लाई हुई, तो 2015 के एंड पर हमारे पास जो एसेट है वो 18 मिलियन का रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर में कोई एडिशन तो इसमें नहीं हुए, लेकिन डेप्रिसिएशन वंस अगेन चार्ज होगी और फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 16 मिलियन। तो राइट ऑफ यूज़ एसेट की ये वैल्यूज़ हम रिफ्लेक्ट कर देंगे बेस्ड ऑन नोट 1 अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो लास्ट ईयर 18 मिलियन और करंट ईयर में 16 मिलियन।
नेक्स्ट इशू हमारे पास आता है जो है लीज से रिलेटेड। अब लीज से रिलेटेड अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 2015 का इंटरेस्ट देखते हैं। 2015 से रिलेटेड जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज 2233,075। और 2016 से रिलेटेड क्योंकि इस साल के शुरू में पेमेंट हो रही है तो ये बेसिकली 2015 की पेमेंट है और ये 2016 की पेमेंट है। तो इन दो पेमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और अपनी आंसर में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 2015 में 2233,075 और 2016 में 1672,144। नेक्स्ट इशू ये है कि हमारी लाइबिलिटीज़ कैसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो 2015 के एंड पर हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है वो तो 16.4 मिलियन की है, लेकिन हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो नेक्स्ट ईयर का नेट बैलेंस होता है जब पेमेंट इन एडवांस हो। तो दैट वुड बी 10633,075। और इससे नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारी लाइबिलिटी होगी दैट वुड बी 6505219। ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। अब करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली क्योंकि पेमेंट इन एडवांस हो रही है तो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट जो अमाउंट पे होनी है, अगर हम 2015 में देखते हैं तो ये 5.8 मिलियन की अमाउंट पे होनी है, नेक्स्ट उसमें भी होनी है जो 5.8 मिलियन की अमाउंट पे। सो जो हमारी टोटल लाइबिलिटी थी 2015 के एंड पे उसमें और नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो डिफरेंस है वो 5.8 मिलियन का है, मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। इसी तरह इससे नेक्स्ट ईयर में अगर हम देखते हैं तो हमारी जो अमाउंट है टोटल लाइबिलिटी की दैट इज 12305,219 और इसको अगर कंपेयर करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज से तो जो डिफरेंस है दैट इज 5.8 मिलियन। तो हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो हर ईयर में 5.8 मिलियन की शो होगी। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। अब लीज लाइबिलिटी से रिलेटेड भी जब हमारे एक्सट्रैक्ट्स पूरे हो गए तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी हमारे पास कंप्लीट है और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कंप्लीट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड भी हमने नोट बना दिया, लेकिन लीज से रिलेटेड भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक मेच्योरिटी एनालिसिस लीज में शो करेंगे जो लेसी ने एक बताना होता है। लेसी ने अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स बतानी होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रीवियस स्टैंडर्ड जो था उसमें ये रिक्वायरमेंट थी, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप जो पेमेंट शो करते हैं वो ईयर वाइज भी शो कर सकते हैं और उसके अंदर लेसी को ये भी एक ऑप्शन है कि लेस देन 1 ईयर और 2 to 5 ईयर्स का वो शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि रिमेनिंग जब हम कहते हैं 2015 और 2016 2 ईयर्स गुजर गए हैं तो जो रिमेनिंग टाइम है वो 2 ईयर्स ही है। तो हम किसी भी वे में कैलकुलेशन करें वो सेम ही बनेगी। तो हम यहाँ पर अपना लेस देन 1 ईयर एंड 1 to 2 ईयर्स की वैल्यूज़ को शो कर देते हैं। अब यहाँ तक अगर आप नोट करें तो हम दो पेमेंट्स कर चुके हैं जब हम 30 जून 2016 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 ईयर में हमारी एक पेमेंट होनी है 5.8 मिलियन की और उससे नेक्स्ट ईयर में हमारी दो पेमेंट्स होनी है 5.8 मिलियन का रेंटल और 2 मिलियन का परचेज ऑप्शन की पेमेंट। $13.6 मिलियन टोटल रिमेनिंग पेमेंट है 2016 में जब हम ये मेच्योरिटी एनालिसिस को रिफ्लेक्ट करेंगे। फर्दर हम क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो है वो बता सकते हैं। जैसे कंपनी के बारे में ये बताया हुआ है कि उन्होंने एक बैंक से मशीन लीज पर ली है, तो इसको हम अपने आंसर में नैरेटिव डिस्क्लोजर के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद अ बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मशीन। हमें इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज गिवन है।
इसको भी हम अपने आंसर के अंदर बता सकते हैं। द लीज लाइबिलिटी बेयर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15.725879% पर एनम। इसके बाद हमें परचेज ऑप्शन से रिलेटेड जो डाटा गिवन है उसको भी बताना चाहिए। द कंपनी हैज़ ऑप्शन टू परचेज द मशीन बाय पेइंग एन अमाउंट ऑफ ₹2 million एट द एंड ऑफ लीज टर्म। क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने कंप्लीट कर दी 2015 एंड 2016 से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।